देखो लास्ट क्लास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिस्कस किया था। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, बुक वैल्यू, एंड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज, पहला साल जिस साल खरीदा उस साल कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्लियर है? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड, कौन से मेथड में एसेट का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, आज एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस। होमवर्क वाला क्वेश्चन में डाउट सबका निकला इजीली, किसी का टाइम ग्राफ बना के निकल रहा होगा, किसी का विदाउट टाइम ग्राफ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ट्राई करना कि आपके कुछ क्वेश्चंस विदाउट टाइम ग्राफ हो, बिकॉज टाइम ग्राफ में क्या होता है, टाइम जाता है, फिर आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है वहां से। बट जब तक रिदम नहीं आए तब तक आप टाइम ग्राफ का यूज करो। ठीक है, जब एकदम फुल कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाए तब विदाउट टाइम ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम में टाइम ग्राफ बनाओगे तो अच्छा ही है, एटलीस्ट विल बी सिक्योर्ड एनफ कि हाँ ये तो मेरा गलत नहीं है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस में, देन विल डिस्कस अ न्यू कंसेप्ट इन डेप्रिसिएशन, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है, दैट विल बी द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज आप लोग का कुछ बोर्ड्स में एसेट डिस्पोजल को कवर नहीं करते, सो वी विल नॉट बी टचिंग एसेट डिस्पोजल बट विल कवर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट। अभी तक डेप्रिसिएशन समझ में आ रहा है, रिदम में है, कर पा रहे हो, टफ है? उधर देख के बोलो, उधर उधर उधर। ये तो फिर भी 3-4 दिन आया। ठीक है, तो फिर आज अपन एक क्वेश्चन और करता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, एंड उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो आपका बुक में क्वेश्चन नंबर 18 होगा। A company which closes its books on 31st March every year purchased on 1st July machinery costing 30,000। मिला क्वेश्चन, मिला आपको? आपके बुक में ईयर क्या है? मेरे पास एक एडिशन पुराना है तो ईयर 2017 है, आपका बुक में 17 ही है क्या? वेरी गुड। तो देखो डीके गोयल, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन रीड करो। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जब आप मशीनरी अकाउंट या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड इफ पार्ट ऑफ द मशीनरी सेल हो रहा है, देन हम क्या करेंगे, पहले से जिस दिन परचेज किया था उस दिन से उसको एक अलग मशीन ट्रीट करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन रीड करो और देखो क्या इसमें कोई पार्ट ऑफ द मशीनरी के बारे में बोल रहा है क्या। पार्ट ऑफ द मशीनरी के बारे में बोल रहा है ना? तो ईयर कब से स्टार्ट होगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर? फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना पड़ेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, यदि ये सब पता नहीं रहेगा तो एग्जाम में सॉल्व करने में गलती हो सकता है। इज इट क्लियर? तो हमारा पहला साल है 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग का डीके गोल बुक से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन 1 जुलाई 17 यू परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 30,000 एंड इसी का एक पार्ट आप फ्यूचर में बेचोगे। तो हम पहले से 1 जुलाई 17 को क्या करेंगे, यहां पे दो मशीन ट्रीट करेंगे। M1 कितना रुपए का, 10,000, एंड M2
पहले से ही अलग अलग डील करेंगे इसको, ठीक है। देन इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जुलाई 18। 1 जुलाई 18 तो नेक्स्ट ईयर में फॉल करता है, तो ईयर एंड में क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे M1। कितना ड्यूरेशन के लिए, कितना ड्यूरेशन के लिए डेप्रिशिएट होगा, 9 मंथ्स। अप्रैल मई जून 3 महीना गया तो कितना महीना बचा, 9 महीना बचा ना, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 750 M2 1500। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर क्या चीज, क्या चीज, और एक मशीन खरीदा क्या, 1 जनवरी 18 M3 of the value 20,000। तो ईयर एंड में M3 का भी डेप्रिसिएशन होगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। कितना आएगा, तो नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ M1, 9,250। 10,000 का था, 750 माइनस करोगे तो 9250 आएगा ना। M2 का 18,500, M3 ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 18 को क्या किया, और एक मशीन परचेज किया, कितने का, 10,000। और कोई ट्रांजैक्शन किया क्या हमने 18-19 में, तो ईयर एंड में डेप्रिशिएट करेंगे M1। किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, 9,250 पे एट द रेट 10% फॉर द होल ईयर, 925। M2 पे 1850, M3 1950, 19,500 पे कैलकुलेट होगा। वेयर इज M4 10,000 पे कैलकुलेट होगा बट फॉर 6 मंथ्स। अक्टूबर में खरीदा तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स होता है, तो 500। M1 का वैल्यू कितना बचा, 9250 माइनस 925, जल्दी 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 करके बताओ, 8325। M2 18,500 minus 1850,
16,000 M3 1755 M4 मशीन चल रहा है, मशीन जिसकी वजह से फटाफट आंसर। अरे 10,000 माइनस 500 9,500 होगा। मशीन चला के भी गलत करता है। फिर क्या किया हमने 1920 में? 1 अप्रैल 19 को सेल कर दिया हमने 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 17। इसी दिन सोल्ड कर दिया हमने M1 कितने रुपए में? 3,000। तो इस दिन का बुक वैल्यू तो पता ही है, हमने यूज ही नहीं किया करंट ईयर में। तो बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर M1 का कितना था? 8325। तो बुक वैल्यू 8325 है, सेल किया 3,000 पे, तो 5,325 का लॉस। क्लियर है? और तो कुछ किया ही नहीं। और कुछ किया क्या हमने पूरे साल? तो क्या करें, ईयर एंड में जाके डेप्रिशिएट M2 1665 M3 1755 M4 950 रुपीज, फिर बैलेंसिंग हो जाएगा। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है? यहां तक फटाफट मशीनरी अकाउंट ड्राफ्ट करो। अदिति डाउट? M4 का 10,000 था, उसमें से 500 माइनस किया तो 9,500 ही तो होगा। वो तो M3 है, M4 तो खरीदा है हमने अभी। अब तो बस सिंपली प्लॉट करना है मशीनरी अकाउंट में।
हम्म, हाँ उसी दिन बेच दिया तो डेप्रिशिएट होगा नहीं। 1 अप्रैल का वैल्यू हमें पता है और हमने उसी दिन बेच दिया तो उस पर्टिकुलर ईयर में हमें डेप्रिशिएट करना ही नहीं है। फेब में बेच दो तो फेब तो बहुत बाद में आता है ना, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में। हाँ तो अप्रैल मई जून 3 महीना का डेप्रिशिएट होता, फिर हम जुलाई की डेट का बुक वैल्यू निकालते, उसको सेल वैल्यू से कंपेयर करते, तब प्रॉफिट लॉस पता चलता। जब भी आप सेल करते हो यू हैव टू सी क्या सेल डेट तक उस पर्टिकुलर ईयर में आपने यूज किया है क्या। इफ यूज किया है तो पहले डेप्रिशिएट होगा, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा। यहाँ पे तो जिस डेट का बुक वैल्यू पता था हमने उसी डेट में सेल कर दिया तो हमें डेप्रिशिएट करने का जरूरत नहीं है। हाँ स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, शॉर्टकट्स तो नहीं यूज करना चाहिए, पूरा ही यूज लिखना चाहिए। पहला साल का अकाउंटिंग में किसी को प्रॉब्लम? पहला साल का अकाउंटिंग में किसी को प्रॉब्लम? ईयर 2 में क्या वैल्यू था? नेक्स्ट नया कंसेप्ट सीखेंगे। तुम लोगों को कराता कहाँ है सिलेबस? हटा देता है सिलेबस। तुम हमसे पूछेगा तो नथिंग इज डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ माइंडसेट। क्या बोल रही हो? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बाद वैसे भी अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऐसे सिखाया क्या?
तो मैम को अपने आप को मिरर में देखना चाहिए कि आपसे एफिशिएंट कोई पढ़ा रहा है। कहीं तो गड़बड़ी है। किधर किधर? इधर क्या चीज? हम तो बोला ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं, जस्ट थोड़ा लॉजिक से। क्या चीज? ये तो 1920 तो करना ही पड़ेगा, थर्ड ईयर में आया है। हाँ मैं पीछे है, मैं धीरे धीरे कर रहा है। कंसेप्ट शायद खत्म हो जाए बट ग्रिप आने में समय लगेगा। एक क्लास और, एक क्वेश्चन तो कम से कम समझने के बाद। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का तुम लोग को देखो स्कूल में सीख सिखा के आ जाते, इधर चपड़ चपड़ कर रहे हैं। क्लियर है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या बुक वैल्यू मेथड कैसे करते हैं? स्क्रैप वैल्यू कौन से मेथड में कंसीडर करोगे? स्क्रैप वैल्यू का अकाउंटिंग क्या होता है? जर्नल एंट्री फॉर स्क्रैप वैल्यू। There is no accounting for scrap value, it is just considered for calculation of depreciation. हमने कोई जर्नल सीखा ही नहीं स्क्रैप का, ठीक है? क्योंकि स्क्रैप का इनिशियली कोई अकाउंटिंग नहीं होता, जब आप एक्चुअल में स्क्रैप करते हो तब अकाउंटिंग होता है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम?
अकाउंट इज अकाउंट, लेजर ही बनाने उसमें भी क्या चीज। हाँ अच्छा देखो सबका हो गया, वो सबका हो गया नया कंसेप्ट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बेसिकली इसमें पहले कुछ नोट्स लिखो, देन विल डिस्कस। अंडर दिस asset account, under this asset is maintained at cost value until it is disposed of. Under this asset is maintained at cost value until it is disposed of, मतलब जब तक हम लोग उसको बेच नहीं देते। Every year depreciation is not deducted from asset, rather it is accumulated in provision for depreciation account। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कुछ लोग accumulated डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो या accumulated डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलो, बात एक ही है। क्या चीज? Every year depreciation is not deducted from asset, rather it is accumulated in provision for depreciation account। Under this concept, asset is bought to its book value only on the sale date, only on the sale date। Provision for depreciation is a liability, hence it will always have credit balance। मैं ठीक है, मैं ठीक है।
Provision for depreciation is a liability, hence it will always have credit balance. Journal for depreciation. अभी तक आपने जो जर्नल एंट्री सीखा है, डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री सीखा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, यानी जब भी आप डेप्रिशिएट करते हो इमीडिएटली एसेट का वैल्यू कम कर देते हो, बट अभी हमने एक पॉइंट लिखा कि एसेट किस वैल्यू पे मेंटेन रहेगा? कॉस्ट वैल्यू पे, राइट? तो जब जब आप डेप्रिसिएशन करोगे तो वो डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब डेप्रिसिएशन अमाउंट will not be credited to asset account. Now it will be transferred to provision for depreciation account. हाँ, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो. Being asset depreciated, यानी इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग 3 अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं. अब देखो लॉजिकली क्या हो रहा है. एक है एसेट अकाउंट, राइट? एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक नया अकाउंट क्या आ गया? एक नया गुल्लक आ गया हमारे पास, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है. अब देखो ऐसा करते क्यों है? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. लॉजिकली बिजनेस से ही पैसा कहीं जाता नहीं है, बट स्टिल वी क्लेम डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस. एक्सपेंस की वजह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है. प्रॉफिट कम होता है तो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ रहा है, यानी हमने कहीं ना कहीं तो पैसा बचाया है, बट वो कितना हर साल बच रहा है हमें अलग से नहीं पता चलता है, राइट? तो हमने क्या किया, जितने भी हमारे बिजनेस में एसेट है उन एसेट्स के ऊपर हमने कितना डेप्रिसिएशन कर दिया है उसके लिए सेपरेट गुल्लक मेंटेन किया कि हमने बिजनेस में कम से कम इतना पैसा तो सेव कर लिया है, सो दैट फ्यूचर में हमारे लिए एसेट एक्वायर करना या बाय करना इजी हो जाए. एटलीस्ट वी नो कि इतना पैसा तो हमने बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन बिजनेस में सेव किया है. उसके लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक सेपरेट कंसेप्ट यूज करते हैं, दे प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है, एक तो लॉजिक ये. दूसरा है कि बिजनेसमैन नहीं चाहते कि अपने बिजनेस की एसेट की वैल्यू को कम होता हुआ देखें, राइट? बट इफ एसेट की वैल्यू कम नहीं करोगे तो बैलेंस शीट में तो एसेट कॉस्ट वैल्यू पे आएगा. बट डेप्रिसिएशन ऑप्शनल है या कंपलसरी है? वो तो चार्ज करना ही पड़ेगा. लॉ ने बोला कि आपके बिजनेस में एसेट है तो उसको डेप्रिशिएट तो होता ही होगा वो, और आपको वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखाना ही पड़ेगा, राइट? तो बिजनेसमैन ने दूसरा तरीका निकाला कि हम जो भी ये डेप्रिसिएशन है शो करेंगे बट उसको एक सेपरेट अकाउंट में डालते जाएंगे. इससे मेरे बैलेंस शीट में एसेट हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे आएगा और जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो एक सेपरेट लायबिलिटी बनता जा रहा है. व्हाई लायबिलिटी? क्योंकि ये वो पैसा है जो फ्यूचर में हम यूज करेंगे टू बाय द न्यू एसेट. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और खर्चे से मेरा प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसा बच रहा है ना. तो वो पैसा जो सेव कर रहे हो उसको आप एक सेपरेटली लायबिलिटी मान रहे हो. व्हाई लायबिलिटी? बिकॉज दैट अमाउंट यू गोइंग टू यूज टू बाय द न्यू एसेट इन फ्यूचर. कभी ना कभी तो इस एसेट का लाइफ खत्म होगा ना. जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैंने बीच में भी एक क्लास में डिस्कस किया था कि जब पैसा होगा तभी तो हम सेविंग्स की बात करते हैं, राइट? रिजर्व्स वगैरह जो बोला था, एप्रोप्रिएशन, जब मैं समझा रहा था चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट की सैलरी ये देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन है, आप ये नहीं बोल सकते कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है इसलिए हम नहीं देंगे. सिमिलरली डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, आपने एक पॉइंट लिखा था, राइट? तो प्रोविजन क्या होता है?
प्रोविजन इज बेसिकली क्रिएटेड टू मीट फ्यूचर लाइबिलिटीज, टू मीट फ्यूचर नॉन लाइबिलिटीज। ठीक है, जैसे कि सपोज क्या होता है, लेट्स अज्यूम आप कोई अपने बर्थडे दोस्त का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके आए हो, ठीक है, और वहां पे अच्छे से एंजॉय किया, ठीक है, और मेन्यू का सिर्फ राइट साइड देखा, लेफ्ट साइड देखा ही नहीं, और बढ़िया से, तो दोस्त का पार्टी क्या फर्क पड़ता है, बिल तो उसको पेमेंट करना है और बहुत दिन बाद पूरे साल में एक बार हाथ में आता है, तो आपने अच्छे से ऑर्डर किया, ठीक है, लेकिन उस पार्टी में आप भूल गए, खुशी खुशी में एक चीज भूल गए, घर आके रियलाइज हुआ कि 2 महीने बाद तो मेरा भी बर्थडे आने वाला है। अब जब 2 महीने बाद बर्थडे आएगा तो कटेगा तो आपका भी, वो भी तो छोड़ेगा थोड़ी आपको, और जितने लोग थे वो लोग भी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि आपने वहां पे क्या किया, तो कोई बात नहीं बेटा, तेरा बर्थडे भी आएगा, तब तक खैर मनाओगे, लेकिन बर्थडे आएगा, ठीक है, नो इश्यूज। जब बर्थडे होता है उस दिन पेरेंट्स से कुछ पैसा तो मिलता ही है बर्थडे पार्टी एंजॉय करने का, लेकिन आप तो जेन जी हो, ठीक है, आपकी बर्थडे पार्टी थोड़ी अलग होती है, और पेरेंट्स है आपके थोड़े से पुराने वाले, तो आप उस टाइम पेरेंट्स को बोलोगे पापा गिव मी 25,000 रुपीज फॉर बर्थडे पार्टी, पापा विल बी लाइक स्कूल फीस मांग रहा है का 25,000 रुपए, और कुछ लोग तो और 50,000, तो पापा इस बार बिल 50,000 रुपए कंटाप में एक पड़ेगा, चुपचाप घर पे बैठा है, 11 में आया नहीं है, तेरे को 50,000 का बर्थडे पार्टी करना, राइट। अब जो अमीर ज्यादा और रईस ज्यादा, उनका कोई लेना देना नहीं है स्टोरी से, ठीक है, जिनको मिलता है उनका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बट नॉर्मली एक बेसिक फैमिली को देखो तो एक सर्टेन एज के साथ में आप इंजॉयमेंट करते, राइट। अब ये तो समझ में आ गया कि उस दिन इतना पैसा तो नहीं मिलना, बट हाँ एक अच्छी सिटी में रहते तो एक बेसिक पार्टी करने के लिए 5,000 10,000 यदि खाना खाने जा रहे हो अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, चलो उतना बिल तक शायद पेरेंट्स अलाउ भी करते, बट आपके सपने तो निराले हैं, उनको थोड़ी ना पता है आपकी पार्टी में क्या क्या चल रहा है, तो बिल क्यों आ रहा है। अब क्या करोगे, बर्थडे तो 2 महीने बाद है, पॉकेट मनी तो वीकली मिल ही रही है, आप क्या करना चालू करोगे, अपने पॉकेट मनी को कट करके अभी से सेव करोगे, राइट। क्यों सेव करोगे, बर्थडे पार्टी के लिए पैसा चाहिए ना, तो उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर बर्थडे एक्सपेंस। आप जो वो पैसा सेव करते हो ना अपने प्रॉफिट में से, उसी को हम बोलते हैं प्रोविजन, यानी टू मीट माय फ्यूचर नोन लायबिलिटीज। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इफ आपको लगता है आपके बिजनेस में डेटर्स है एज ऑन 31 मार्च, लेकिन आपको ये भी लगता है कि ये सारे के सारे डेटर मुझे पैसा नहीं देंगे नेक्स्ट ईयर, तो जितने डेटर्स डूब जाएंगे आपके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, इट माइट बी 2% ऑफ द टोटल डेटर, इट माइट बी 5% ऑफ द टोटल डेटर, 10%, जैसा आपको लगता है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन डिपेंड करता है। तो बिजनेसमैन प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, प्रूडेंस क्या बोलता है, एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड इग्नोर ऑल इनकम्स एंड गेन। तो फ्यूचर में जो लॉस होना है उसके लिए हम आज ही पैसा साइड करेंगे, उसी को हम प्रोविजन बोलते हैं, राइट। तो सिमिलरली एसेट एक्वायर करने के लिए फ्यूचर में पैसा चाहिएगा, तो आज ये डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट जो बिजनेस में सेव हो रहा है, इसको हम सेपरेट गुल्लक में डालते जा रहे हैं, उस गुल्लक का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होगा कैसे, सपोज ईयर 1 में हमने M1 परचेज किया 1,00,000 रुपए का, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। अब ईयर 1 में हमने सिर्फ M1 परचेज किया, पूरा साल यूज किया, तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन जब हम करेंगे तो 10,000 होगा। अब जब हम डेप्रिशिएट करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इट्स एन एक्सपेंस, वो तो डेबिट होना ही है, तो मेरे डेप्रिसिएशन के डेबिट में M1 का डेप्रिसिएशन तो आएगा ही 10,000, बट अभी तक आप जो कंसेप्ट कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, एसेट को क्रेडिट कर रहे थे, यानी आप एसेट अकाउंट का क्रेडिट में लिख रहे थे ना बाय डेप्रिसिएशन, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। नाउ ये 10,000 का डेप्रिसिएशन हम एक सेपरेट अकाउंट में डाल देंगे, कौन से अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब डाल रहे हो, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, फ्यूचर लायबिलिटी के लिए तो पैसा सेव करना है ना, तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट करना है या क्रेडिट, क्रेडिट,
तो हमारा इधर क्रेडिट साइड में M1 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000। समझ में आया? एसेट की इस वैल्यू पे एसेट अकाउंट में 1,95 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख भी तो है। क्या यहाँ पे हमने कुछ भी क्रेडिट किया क्या? तो 1 लाख में तो दिखाई दे रहा है। सपोज ईयर 2 में आपने एक M2 परचेज किया 50,000 पे, M2 परचेज किया, ये भी पूरा साल यूज किया, तो ईयर एंड में क्या होगा? M1 एंड M2 दोनों को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। M1 का डेप्रिसिएशन अकाउंट का डेबिट में आएगा ईयर 2 में, ये ईयर 1 ईयर 2, M1 का कितना 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, वेयर एज M2 पे। क्लियर है? जब आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया तो कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या क्रेडिट होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अरे ये पैसा मेरे गुल्लक में भी तो चला जाएगा सेव होके, तो मेरा यहाँ पे और डेप्रिसिएशन जमा हो जाएगा, M1 का 10,000 और M2 का 5,000। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ईयर 3 में सेल कर दिया M1, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने यूज करने के बाद आपने M1 को बेच दिया एट अ वैल्यू ऑफ 60,000, एट अ वैल्यू ऑफ 60,000। तो जब हम बेचते हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? बुक वैल्यू, क्योंकि उसी से प्रॉफिट और लॉस मिलेगा ना। लेकिन एक बात बताओ, क्या एसेट अकाउंट में M1 बुक वैल्यू पे है क्या? किस वैल्यू पे? अरे वो तो अभी तक कॉस्ट वैल्यू में है ना, जब तक नहीं बेचा, और ये तो तुम्हारा सेल वैल्यू है। क्या मैं इसको इससे कंपेयर करके बोलूं 40,000 का लॉस हो गया? 1 लाख कॉस्ट वैल्यू है और सेल वैल्यू 60,000 है, तो क्या हमें 40,000 का लॉस हो गया क्या? ऐसे कंपैरिजन होगा? नहीं होगा, बुक वैल्यू से होगा। बुक वैल्यू कैसे निकलता है? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। लेकिन डेप्रिसिएशन हमने कहां डाल के रखा है? प्रोविजन में। अब जब डाल रहे थे तो प्रोविजन क्रेडिट कर रहे थे ना, अब यहां से निकालोगे और एसेट की यहां से माइनस करोगे तभी तो बुक वैल्यू आएगा ना। एसेट की कॉस्ट में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तभी तो इसका बुक वैल्यू आएगा। बट डेप्रिसिएशन हमने कहां डाल के रखा है? तो इस अकाउंट में डाल के रखा है। तो अब जब निकालोगे तो क्या करोगे? प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी पहले डाला, अब पैसा निकाल रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रहा है ना, तो लाइबिलिटी कम होगा तो क्या होगा? डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और क्या करना है? एसेट का वैल्यू को कम करना है, सो दैट वी कैन गेट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां से डेबिट हो जाएगा M1 का जितना भी डेप्रिसिएशन है, दैट इज 20,000। 20,000 होगा क्या? अरे भाई साहब, पहले 6 महीना यूज किया ना, तो पहले 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। वो डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? इधर जमा होगा ना उसका, कितना, और इधर भी आ जाएगा। एंड अब क्या करेंगे? द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ M1 हम प्रोविजन अकाउंट से पिक करेंगे और एसेट से कम कर देंगे। तो टोटल कितना है? यहां से डेबिट हुआ और यहां आके क्या हो जाएगा? वो माइनस, माइनस का मतलब क्रेडिट। एसेट्स को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, माइनस करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, तो इससे मुझे एसेट का बुक वैल्यू मिल गया। अब सेल कितने में कर रहे हैं? तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। समझ में आया? आपके स्टेप्स क्या इंक्रीज हुए? पहले आप डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहे थे, अब आपको वहां नहीं लिखना। हम क्या करेंगे, सारा डेप्रिसिएशन कहां इकट्ठा करेंगे? प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट से हम कब निकालेंगे? जब हम बेचेंगे। क्लियर है? इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो यानी सेल डेट में आपका क्या क्या काम बढ़ गया? सेल डेट क्या करना है? बुक वैल्यू लेके आना है।
बुक वैल्यू लाने के लिए क्या किया हमने, सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन से निकाल के एसेट का क्रेडिट में लेके गए। नॉर्मली आपसे दो ही अकाउंट पूछेगा, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं पूछते क्योंकि वो तो सिंपल है, डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और क्रेडिट साइड में बाय पीएनएल, क्योंकि डेप्रिसिएशन को एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्लोज कर देते हैं, इट्स अ नॉमिनल नेचर एंड डेप्रिसिएशन इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही कर रहे हैं अपन, प्रोविजन फॉर depreciation account debit to asset account. Being amount transferred. Being amount transferred. डेप्रिसिएशन नहीं आएगा उसमें। हाँ, क्वेश्चन मांगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा। पहले आप डेप्रिसिएशन अकाउंट का डेबिट में क्या लिखते थे, टू मशीनरी। अब हम टू एसेट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन का जर्नल क्या हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो एसेट की जगह आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ राइट। फिर हम नॉर्मली सेल कर देंगे, सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कब डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब डेबिट करते हैं, जब लॉस होता है तो सेल वैल्यू लॉस बुक वैल्यू। यानी मेरा अब मशीनरी अकाउंट कैसा बनेगा, ईयर के बिगिनिंग में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरीड डाउन है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे मशीनरी अकाउंट में। परचेज डेट में टू बैंक, ईयर एंड में बाय बैलेंस कैरीड डाउन, फिर नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। परचेज डेट पे वही सेम कहानी होगा, टू बैंक। सेल डेट में क्या होगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
सेल डेट में सबसे पहले फ्रॉम परचेज डेट टिल द सेल डेट जितना भी डेप्रिसिएशन आपने प्रोविजन अकाउंट में इकट्ठा किया है वो वहां से निकाल के एसेट को क्रेडिट करोगे। इससे बुक वैल्यू मिल गया। अब अपन बेच देंगे। बाय बैंक, लॉस होगा तो बाय पीएनएल, और प्रॉफिट हुआ तो बाकी दूसरा एसेट्स होगा तो उसको ईयर एंड में डेप्रिशिएट तो यहाँ करना नहीं है, नॉर्मल बैलेंसिंग करके छोड़ देना। सिर्फ सेल डेट में कहानी बदल गया है। एसेट का वैल्यू कब कम करेंगे? ओनली ऑन द सेल डेट। जब तक आप एसेट को सेल या डिस्कार्ड नहीं करते तब तक योर एसेट अकाउंट विल शो एसेट एट कॉस्ट वैल्यू ओनली। क्लियर है? डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसा बनेगा? डेप्रिसिएशन डेट वाले दिन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जर्नल क्या हो गया? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एंड देन ईयर एंड में क्या करेंगे? ईयर एंड में डेप्रिसिएशन को, हाँ, एसेट को रिप्लेस करके बस एक नया अकाउंट आ गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या चीज बढ़ गया ना? एक नया अकाउंट बनाना पड़ रहा है। डेप्रिसिएशन में वैसे भी दूसरा ही है। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे तो आएगा थोड़ा और क्लैरिटी। ईयर का बिगनिंग में एक पहले से कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो वो आ जाएगा। फिर करंट ईयर में, हाँ क्या चीज, हाँ पहले से हो सकता है कि हमारा एसेट चलता आ रहा है तो वो डेप्रिशिएट हो रहा होगा और वो पैसा हम प्रोविजन में डालते जा रहे हैं, पहले से कोई बैलेंस है तो वो आ जाएगा। फिर करंट ईयर में हमने जितना डेप्रिशिएट किया वो भी प्रोविजन में डाला होगा तो वो आ जाएगा यहाँ। सेल डेट, जिस दिन आप एसेट बेच रहे हो उस दिन प्रोविजन अकाउंट से पैसा निकाल के एसेट को क्रेडिट करना है। ईयर एंड में बैलेंस कर देंगे इसको।
देखना क्वेश्चन नंबर 21, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21. On 1st July, ABC Limited purchased 4 machines. अरे छोड़ो, 4 machines ज्यादा हो जाएगा क्या? ठीक है, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, X लिमिटेड वाला. X Limited closes its books of accounts every year on 31st March. X Limited. X Limited. हाँ? X को तुमने छोड़ ही लिया, वो पकड़ के रखता तो वो X थोड़ी ना होता, और छोड़ दिया तभी तो X है. कहा जा रहा है? यही बोला, X को छोड़ दो. X तब X हो ही गया तो छोड़ ही दिया. अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. X Limited which closes its books of accounts every year on 31st of March. आपके बुक में क्या ईयर, न्यू बुक क्या ईयर है? 1 अक्टूबर 11 है मेरा बुक में, आप लोग का 90. अरे बेचारा ऑनलाइन वाला फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना. कंफ्यूज हो जाएंगे फिर बेचारा यूट्यूब वाला क्या बोलेगा. अरे डेट से वैसे भी कुछ नहीं है, किसी का बुक में 1 अक्टूबर 19 है और किसी का 1 अक्टूबर 11 है. अच्छा रोना नहीं. फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो बाय डिफॉल्ट ऐसे दिमाग में सेट कर लिया तुम लोग. हाँ वही. और मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हुआ है उसमें. ठीक है, तो अपना पहला ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 11. जिसका 19 है वो 19 से 20 ले लेना. ठीक है, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 हो जाएगा तुम्हारा. अरे पहले समझा देता हूँ फिर बनाऊंगा ना. आपने क्या किया, 1 अक्टूबर 11 को परचेज किया. क्या कोई पार्ट ऑफ द मशीन का क्वेश्चन है क्या? क्या चीज? ओ सॉरी शक्तिमान. ओके, 1 अक्टूबर 11 M1 परचेज किया हमने फॉर 4,40,000. तो ईयर एंड में डेप्रिशिएट होगा, सिर्फ यही डेटा है पहला साल का. तो M1 पे कितना डेप्रिशिएट? छह महीने का होगा ना, 1 अक्टूबर से 31 ऑफ मार्च. तो 10% 44,000 होता है, उसका हाफ 22,000. फर्स्ट अप्रैल 12 M1 का वैल्यू कितना? 1 April 12, what will be the value of M1? 4,40,000 under provision for depreciation, not SLM. Under provision for depreciation, asset account is maintained at cost value. SLM is a method to calculate depreciation amount. अरे SLM तो मेथड है टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. हाँ, एसेट अकाउंट में तो मेरा एसेट 4,40,000 पे ही रहेगा ना, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हम किधर डाल देंगे? प्रोविजन अकाउंट में चला जाएगा ना, इसीलिए मैंने एसेट का वैल्यू को. हाँ, नेक्स्ट ईयर क्या किया?
M2 परचेज किया हमने 5,20,000 1 अप्रैल 12 में। क्या चीज अलग कर सकते हैं? हाँ, बाकी सारा रूल सेम है, खाली डेप्रिसिएशन को प्रोविजन अकाउंट में डालना है और प्रोविजन अकाउंट से हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे सिर्फ सेल डेट, इतना ध्यान रखना। हाँ चलो, थोड़ा पर्सपेक्टिव तो चेंज हुआ। ना दैट्स नॉट पॉइंट, इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब क्या होता है, आप फाइनेंस वाले हो, सपोज मैं क्या करूं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में एसेट को दिखाऊं 4,40,000 एंड लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाऊं 22,000। एक्चुअल में तो मेरा एसेट का वैल्यू कितना है, 440 माइनस 22 ही है ना, पर ये तो अपन को पता है, बाकी को थोड़ी ना पता है। बाकी को क्या लगेगा कि एसेट मेरे पास 4,40,000 की वैल्यू का है, तो इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन बदल गया। खरीदेगा नहीं, पागल नहीं बनेगा, माइंड से दिखाने का तरीका। ईयर एंड में डेप्रिशिएट करोगे M1 पे कितना, 44,000। अरे पूरा साल का होगा ना। M2 पे 52,000। फर्स्ट अप्रैल 13 कितना वैल्यू है M1 का, एसेट अकाउंट में तो इतना ही होगा। M2 5,20,000। 30 जून 13 हम एसेट सेल कर रहे हैं, कौन सा, M1। तो पहले हम डेप्रिशिएट करेंगे M1 को, 30 जून 13 को पहले M1 डेप्रिशिएट होगा, तभी तो आप सेल करोगे। कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून। किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, 4,40,000 पे एट द रेट 10%। तो बताइए थोड़ा सा। ग्यारह हजार, ठीक है। अब 30 जून को सेल वैल्यू कितना है, व्हाट इज द सेल वैल्यू ऑफ M1, 2 लाख। अब हमें बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा M1 का, कैसे निकालेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जितना भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रखा होगा वो निकाल के 4,40,000 से माइनस करेंगे। तो बुक वैल्यू कैसे आएगा, 4,40,000 माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल द सेल डेट। पहले साल 22,000 था, सेकंड ईयर में 44,000 है, तो टोटल हो गया 66,000 एंड थर्ड ईयर 11,000, तो टोटल कितना हो गया 77,000। तो बुक वैल्यू कितना आएगा, $3,63,000। क्या चीज, प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, सेल वैल्यू है 2,50,000, बुक वैल्यू है 3,63,000, लॉस।
क्या चीज? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां प्रॉफिट होगा। कितना लॉस? 1,13,000। सेम डेट हमने क्या किया? M3 परचेज किया कितने रुपए में? 3 लाख रुपए में। ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन किया क्या? वो तो नेक्स्ट ईयर हो रहा है, 1 जुलाई 14 नेक्स्ट ईयर है वो तो इस ईयर में ईयर एंड में जाके क्या करेंगे? M2 को पूरा साल का ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, एंड M3 3 लाख पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स, जून 1 जुलाई से लेके 31 मार्च। अपन करेंगे, अपन लेबर है ना। इसीलिए तो आधा करने से नेक्स्ट का समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरा करके जाना पड़ेगा, इसीलिए पूरा करके जाना पड़ेगा। हमेशा आप मेरा बात मानता है ना? तो आज भी हम किसका बात मानेगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की डिमांड आई, भैया आज ही पूरा क्वेश्चन कराना ताकि अगले क्लास तक समझ में आए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे मन की आवाज मेरे तक पहुंची है। आज तो मैं अपना ही करेगा। ये झूठा, पिछला क्लास में छोड़ दिया उसे, पिछला क्लास में छोड़ दिया। तो तुम लोग छोड़ो, आज होमवर्क नहीं देगा, ये क्वेश्चन कर लो। कुछ तो कम हो रहा है यार। पहले तुम्हारे बोर्ड्स वालों को बोलो कि अलाउड करें। हाँ, 1 जुलाई 14 को हम क्या कर रहे हैं? M2 सेल कर रहे हैं, तो पहले अपन क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे M2 को। कितना? हाउ मेनी मंथ्स? 3 महीना, अप्रैल मई जून। 1 जुलाई को बेच रहे हो, $5,20,000 into 10/100 into 3/12। अरे बताओ रे वैल्यू, क्या करते हो? कैसे? M2 कितने में सेल कर रहे हैं? 3,25,000। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ M2? कैसे निकालेंगे? 5,20,000 में से पूरा डेप्रिसिएशन फ्रॉम परचेज डेट टिल द सेल डेट, तो कितना डेप्रिशिएट किया हमने M2 को? फर्स्ट सेकंड ईयर में 52,000 का किया था, थर्ड ईयर में 52,000 एंड फोर्थ ईयर में 13,000। तो टोटल 1,17,000 हमने डेप्रिशिएट किया।
तो बुक वैल्यू हो गया 4,03,000, बुक वैल्यू है 4,03,000, सेल किया आपने 3,25,000 में, अगेन लॉस, $78,000 का। ईयर एंड में M3 को डेप्रिशिएट करेंगे, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ड्राफ्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट ड्राफ्ट होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या चीज, थोड़ा कम लगेगा पर ट्रांसफर बस, हाँ इतना लगेगा। तीनों अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, मशीनरी, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बन गया। लास्ट में बनाया मैंने, डेप्रिसिएशन में सबसे कम स्पेस लगेगा। हाँ सबसे पहले हमने परचेज किया 1 अक्टूबर 11 को, तो एंट्री होगा, फॉर्मेट बना रहा है, ओ तुम जलता है। एक ही सॉल्यूशन है इसका, पढ़ो लिखो मंत्री बनो। अरे तभी तो एजुकेशन मिनिस्टर बन के आप कुछ चेंजेस ला पाओगे। देखा, यही इसी की वजह से बदलाव नहीं हो रहा है। हर एक का यही सोचे कि हम लोग तो तड़पा ही है, तो क्यों बदलाव लेके आए हैं। 1 अक्टूबर 11 हमने परचेज किया, तो मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में M1 4,40,000, एज पर द टाइमलाइन। सबसे पहले तो हमने परचेज ही किया था, देन ईयर एंड में डेप्रिशिएट किया 22,000, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 12 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना था डेप्रिसिएशन, 22,000,
पहला एंट्री समझ में आया? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी टू बैंक, तो मशीनरी में लिख दिया टू बैंक ऑन 1 अक्टूबर। देन ईयर एंड में आपने डेप्रिसिएशन का एंट्री पास किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिख दिया टू प्रोविजन, और प्रोविजन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 22,000। ये तीनों पोस्टिंग हो जाए तो बताना, और किसी को डाउट है तो पूछना पहले। यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट था। पहला साल का एंट्री हो गया, अब पहले साल में नहीं हुआ, क्या पेंडिंग है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपने लिखा बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और एसेट में टू बैंक। अब क्या करना है, पहला साल का एंट्री होते ही हमें या तो बैलेंस करना है या क्लोज करना है, तो मशीनरी अकाउंट बैलेंस होगा, बाय बैलेंस CD 4,40,000, एंड नेक्स्ट ईयर यही वैल्यू आपका ब्रॉट डाउन होगा। हाँ, इट्स लाइबिलिटी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्लियर है सबको? नॉर्मल बैलेंसिंग किया। डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस नहीं होता, इट्स ए नॉमिनल नेचर, क्लोज होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन को भी क्या करना है, बैलेंस टू बैलेंस CD और नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्लियर है? पहला साल का अकाउंटिंग क्लियर है क्या? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो पहले। क्या? तीन अकाउंट एक साथ बनाए इसलिए क्या? कोई नहीं, नॉर्मली एग्जाम में दो अकाउंट तो रहेंगे यदि प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आया तो, और पैरेलल बनाने से पूरा डेट वाइज चलेगा, वरना स्किप हो जाएगा। आप सोचोगे पहले एक अकाउंट पूरा खत्म कर ले फिर दूसरा कर ले, उससे स्किप हो जाएगा कोई ना कोई ट्रांजेक्शन। आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ जल्दी जल्दी, क्या इतना धीरे धीरे लिखा, तो तुम्हारा और मेरा कैलिबर में डिफरेंस है। 1 4
31 मार्च 12 से नेक्स्ट ईयर 1/4/12 भी तो आएगा। फाइनेंशियल ईयर वाइज तो भाई 1/4/12 भी होगा ना। 13 कैसे पहुंच जाएंगे अपन? ये हो गया बाय दो कोई बोल 1 सेकंड। नहीं नहीं प्लीज। अब ऐसे 8:30 बजा देगा। 7:30 फिर घंटा 9:30 और सोएगा स्कूल में। जब फालतू बात किया तो खुद को ही हंसी आ गया खुद का बात पे। वाह मेरा गलती, हम धीमे धीमे कर रहे हैं। हो गया 4:30 क्या होगा? ईयर 2 में क्या किया? जस्ट कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ईयर एंड में हमने डेप्रिशिएट किया है ना। तो ईयर एंड में डेप्रिशिएट ही करना है। डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ जाएगा? एक डेप्रिसिएशन अकाउंट में और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। टोटल डेप्रिसिएशन कितना था? $96 था ना, 44,000 एंड 52,000। M1 का 44 नहीं, कुछ किया ही नहीं हमने ट्रांजैक्शन टाइम ग्राफ में। कहाँ किया हमने? मशीनरी अकाउंट में सिर्फ ब्रॉट डाउन ही था ना। कोई परचेज है ना कोई सेल है, तो मशीनरी में कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट ईयर एंड में क्या करना है? डेप्रिशिएट। तो डेप्रिसिएशन तो अभी हम मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रोविजन अकाउंट में। दिस इज माय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां तक हो गया। अरे दो मशीन था ना, 44 और 52। और इधर 31 मार्च 13 by depreciation account M1 44,000 and M2 52, तो टोटल 96,000। डेप्रिसिएशन तो वैसे भी क्लोज होना है पीएनएल से, ब्रॉट डाउन तो करना नहीं है, तो सेग्रीगेट करने का जरूरत नहीं था। हाँ आप क्लोज करो, बैलेंस करो, यही करना है। ओ अब आने लग गया है तो होगा। क्या करना है? बैलेंस करना है प्रोविजन अकाउंट को। अब M1 का टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में कितना जमा हो चुका है? 66,000 और M2 का सिर्फ 52। प्रोविजन अकाउंट में किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले। पूरा सॉल्व करेंगे।
थोड़ा पेन फटाफट चलाओ तो जल्दी हो जाएगा। वो या तो समझते हैं या तो छाप लेते हैं, कोई एक अरे 2 साल हो गया, अभी 2 साल और हो जाएगा। समय बीतते समय लगता है क्या? हम लोग को लग रहा है टाइम लगता है। प्रोविजन अकाउंट, और करेगा तो आएगा, आएगा। फर्स्ट में इतना आता है, फिर इतना, फिर इतना, फिर पूरा। हाँ, 1 मिनट इसको क्लोज कर दें। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डायरेक्ट पीएनएल से क्लोज हो जाएगा। अब मशीनरी को ब्रॉट डाउन तो किया था, लेकिन ट्रांजैक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं है। फर्स्ट अप्रैल 12 में परचेज किया था, मशीनरी में प्रोविजन क्यों रिकॉर्ड करें? जब हम सेल करते हैं तब रिकॉर्ड करते हैं ना। इसको बैलेंस कर दो। क्या चीज? क्या चीज? सेकेंड ईयर मशीनरी अकाउंट क्लियर है? इसके अगला 2 साल जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ये पहला साल